नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विद रोशन सर में। विद्यार्थियों, आपकी परीक्षाओं का समय भी आ गया है, टाइम टेबल आपने देख लिया होगा और निश्चित रूप से आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी और मौसम भी अब अच्छा हो गया है, तो आप अपनी पढ़ाई को निरंतर रूप से जारी रखिए और अच्छे से मेहनत करिए ताकि अर्धवार्षिक परीक्षाओं में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ और वार्षिक परीक्षाओं में भी आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आएँ। आज का जो टॉपिक है विद्यार्थियों, हमारा अध्याय जो चौथा जो अध्याय है भारत लोक और अर्थव्यवस्था जो पुस्तक है हमारी, उसका जल संसाधन, पाठ का नाम क्या है? जल संसाधन। देखो विद्यार्थियों, जल संसाधन जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है मानव के लिए और ये दुर्लभ संसाधन भी है। दुर्लभ संसाधन कैसे है इसके बारे में भी हम बात करेंगे और आपने बहुत सारी कहावतें सुनी होंगी, बहुत सारी जल से संबंधित स्लोगन सुने होंगे कि जल है तो कल है, जल ही जीवन है। इस प्रकार के जो स्लोगन हैं वो आपने बहुत सुने होंगे और उनके बनने का जो कारण है वो भी इस संसाधन की जो दुर्लभता है, वो दुर्लभता ही है इस संसाधन का। और क्यों हम इसको दुर्लभ संसाधन कह रहे हैं, क्या रीज़न है इसके कहने के कि हम इसको दुर्लभ मानते हैं? देखो विद्यार्थियों, हम जिस ग्रह पे रहते हैं आपको पता है वो ग्रह कौन सा है? हमारा पृथ्वी। और आप में से प्रत्येक विद्यार्थी ये भी जानता होगा कि हमारे पृथ्वी को किस प्रकार का ग्रह समझते हैं। जब आप इस ग्रह को देख रहे हो, पृथ्वी को देख रहे हो, मेरे हाथ में जो ग्लोब है इसको आप देख रहे हो, तो आप इसको जब देख रहे हो तो इसको आप नीला देख रहे हो और हमारी पृथ्वी को कैसा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। अब क्यों नीला ग्रह कहा जाता है इसको? तो उसका भी रीजन है। क्या कारण है नीला ग्रह कहलाने का? क्योंकि इसके अधिकांश भाग पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? पानी, जल दिखाई दे रहा है। इसके अधिकांश भाग पे जो कैसा दिखाई दे रहा है? नीला दिखाई दे रहा है। इसलिए जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं पृथ्वी को तो पृथ्वी हमारी कैसी दिखाई देती है? नीली दिखाई देती है। इसको हम कैसा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। एक शब्द आपने और सुना होगा जलीय चक्र के बारे में। अच्छा, ये जो नीला जो ग्रह है इसका भी हम बात कर लेते हैं अभी कि इसका हमारी जो पृथ्वी है इसका 71% जो भाग है उसके ऊपर क्या है? जल है। तो पृथ्वी के 71% भाग पर क्या है? जल। और 29% भाग पे क्या है? स्थल भाग है। ये बात तो आपको पता ही होगी कि 71% भाग पर तो क्या है? जल है और 29% भाग जो है पृथ्वी का उसके ऊपर क्या है? स्थल भाग है, जिसको हमने महाद्वीपों के अंदर बांट रखा है और जो जलीय जो भाग है वो महासागर है। ठीक है, तो 71% भाग पर जल और 29% भाग पर इस पर क्या है? स्थल भाग है। दुर्लभ हम क्यों कह रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, आगे हम देखेंगे इसके अंदर। उससे पहले आपको एक बात और समझनी है कि जल संसाधन जो है या जल जो है वो कैसा चक्रीय संसाधन है। चक्रीय संसाधन हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये इसका जो चक्र है वो लगातार चलता रहता है। कैसे चक्र चलता है? सूर्य के प्रकाश से ये जलीय जो सतह है वो गर्म होती है। गर्म होने के बाद में इसका जलवाष्प बनता है। जलवाष्प धरातल से ऊपर जाता है यानी कि वायुमंडल में जाता है और वायुमंडल में जैसे जैसे जाता है तो वो क्या होता जाता है? ठंडा होता जाता है और ठंडा होने से संघनन होता है, बादल बनते हैं और फिर वो वर्षा की बूंदों के रूप में या वर्षण के रूप में वो जल वापस से कहाँ पर आ जाता है? धरातल पे आ जाता है और धरातल से नदियों के माध्यम से होते हुए, ग्राउंड वाटर के माध्यम से होते हुए और वो वापस कहाँ पर पहुँच जाता है? समुद्र के अंदर पहुँच जाता है। फिर वापस वही प्रक्रिया चलती है, पानी गर्म होता है, ऊपर उठता है जलवाष्प बन के और उसके बाद में बादल बनते हैं, बादल बन के फिर बारिश होती है। तो ये जो चक्र है इसका लगातार ऊपर जा रहा है, जलवाष्प के रूप में बादल बन रहे हैं, वर्षा के रूप में वापस आ रहे हैं। तो ये किस प्रकार का संसाधन है? ये चक्रीय संसाधन है। तो जल, एक तो ये बात ध्यान रखनी है कि जल कैसा संसाधन है? ये चक्रीय संसाधन है। ठीक है, और अगर हम बात करें पूरे पृथ्वी पर जल की तो लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जल है विद्यार्थियों? तो लगभग 71% भाग पर क्या है? जल। तो पहले तो ये बात ध्यान रखनी है कि जल कैसा संसाधन है? एक चक्रीय संसाधन है जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जल की जो मात्रा है वो प्रचुर है, लेकिन कितनी है? पूरे पृथ्वी पर 71% भाग पर तो क्या पाया जाता है? जल ही पाया जाता है और 29% जो भाग है उसके ऊपर क्या पाया जाता है? स्थल पाया जाता है। फिर हम क्यों कह रहे हैं कि सर ये दुर्लभ संसाधन है? हम इसको दुर्लभ क्यों मानते हैं? 71% धरातल पानी से घिरा हुआ है, फिर भी हम कह रहे हैं कि ये दुर्लभ संसाधन है, जबकि हमारी पृथ्वी के ऊपर तो सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है 71% भाग पर। तो उसका क्या कारण है? आगे हम समझेंगे। इस जल में से 71% जो जल है, अलवणीय जल
कुल जल का केवल कितना प्रतिशत है विद्यार्थियों? 3% है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना पृथ्वी के ऊपर जल है उसका 97% जल, 90 मतलब हम टोटल जल को हम कितना मान लें? 100% मान लें। तो 97% जल कैसा है विद्यार्थियों? खारा। कैसा जल है ये? खारा, यानी कि लवणीय जल है 97%। और अगर हम बात करें मीठे जल की या अलवणीय जल की, तो अलवणीय जल का प्रतिशत केवल कितना है? 3% है अलवणीय जल। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि हमारी पृथ्वी के ऊपर जल तो प्रचुर है, नीला ग्रह इसको कहते हैं, लेकिन केवल 3% जल ही कैसा है? अलवणीय है, यानी कि पीने योग्य है, मीठा है। ठीक है, तो 97% जल खारा और 3% जल क्या है विद्यार्थियों? अलवणीय है। तो ये डाटा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब जो अलवणीय जो जल है हमारे पास में, क्या इसको पूरे को पी सकते हैं क्या अपन? नहीं पी सकते। अब इस अलवणीय जल में से भी बहुत सारा जल तो बर्फ के रूप में जमा है। अगर मैं बात करूं इस अलवणीय जल की 3% की बात करूं तो लगभग 2.4% जल ये तो किसके रूप में जमा है? बर्फ के रूप में। बर्फ के रूप में जो जमा जल है वो कैसा है? मीठा जल है, अलवणीय जल है। तो अब 3 में से भी 2.4% तो किसके रूप में जमा हो गया? बर्फ के रूप में जमा हो गया। अब इतना जल जब बर्फ के रूप में जमा है और हमारे पास टोटली 3% अलवणीय जल है, इतना इसमें हो गया, तो अब कितना बच गया विद्यार्थियों? 0.6%। अब इस 0.6% जल को ही हम क्या लेते हैं? काम में लेते हैं। अब अपने आप में देखो पानी तो बहुत है, लेकिन 97% तो कैसा है? खारा, जो समुद्रों के अंदर है। 3% जल कैसा है? अलवणीय। अब इस अलवणीय जल में से भी 2.4% जो जल है वो बर्फ के रूप में जमा है। अब हमारे पास में कितना बचा है? 0.6% जो जल है वो हमारे काम के लिए उपयोगी है। अब इसी 0.6% जो जल है हमारे पास में, इसी जल को हमें घरेलू काम में लेना है, इसी जल को हमें नहाने धोने में काम में लेना है, इसी जल से हमें कृषि कार्य करना है, इसी जल को उद्योगों में काम में लेना है। यानी कि यही जो जल है 0.6% जो जल है, इसी से हमें सारे कार्य करने हैं। अब जब आप इसको समझ रहे हो तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि वास्तव में सर ये संसाधन तो कैसा हो गया है? दुर्लभ संसाधन हो गया। क्यों दुर्लभ हो गया? क्योंकि हमारे पास उपयोग करने के लिए केवल कितना है? 0.6% ही जल है। वैसे तो हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कह रहे हैं हम, लेकिन केवल कितना प्रतिशत जल है हमारे लिए? 0.6%, या इसकी थोड़ी सी मात्रा और ज्यादा। ठीक है, तो इस तरीके से जल एक कैसा संसाधन है विद्यार्थियों? दुर्लभ संसाधन है। और आपको पता है कि इतनी कम मात्रा होने की वजह से, एक तो इसकी मात्रा क्या है? बहुत ही कम है, लेकिन जहां कहीं इसका जो वितरण है वो भी कैसा है? असमान है। कहीं कहीं पर तो मीठा जल आपको बहुत मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको मीठा जल आपको मिलेगा ही नहीं, खारा जल ही मिलता है वहाँ पर। तो इसके जो वितरण है उसमें भी क्या पाई जाती है? पृथ्वी के ऊपर भिन्नता पाई जाती है। और इतना महत्वपूर्ण ये है हमारे जीवन के अंदर कि सारे काम हमारे किससे होते हैं विद्यार्थियों? जल से ही होते हैं। और महत्वपूर्ण होने की वजह से, क्योंकि मीठे जल के स्रोत भी बहुत कम हैं, तो कई बार इसकी वजह से बहुत सारे जो विवाद हैं, हमें क्षेत्रों के अंदर ऐसे विवाद देखने को मिलते हैं, राज्यों के बीच में भी ऐसे विवाद देखने को मिलते हैं, और कई बार हमें 2 देशों के बीच में भी इस प्रकार के विवाद देखने को मिलते हैं। उसका कारण क्या है? इसकी दुर्लभता। ठीक है, इसलिए जल को कैसा संसाधन माना जाता है विद्यार्थियों? एक दुर्लभ संसाधन माना जाता है। अलवणीय जल का एक बहुत छोटा भाग ही मानव उपयोग के लिए उपलब्ध है। तो बहुत छोटा भाग मानव उपयोग के लिए उपलब्ध है, केवल कितना है भाई? देखो 0.6% जो जल है वो ही मानव के लिए उपयोगी है। बाकी ये 2.4% जो भाग है ये तो किसके रूप में जमा है विद्यार्थियों? बर्फ के रूप में। हिमालय जो है वहाँ पर बर्फ जमी हुई है, या अंटार्कटिका है वहाँ पर बर्फ जमी हुई है, यानी कि जो ध्रुवीय प्रदेश है वहाँ पर बर्फ के रूप में ये जल जमा है जो मीठा जल ही है। ठीक है, तो आप इससे समझ पाए होंगे कि हम इस संसाधन को दुर्लभ संसाधन क्यों कह रहे हैं। तो 97% जल तो कैसा है? खारा। 3% जल कैसा है? अलवणीय। और इस 3% में से भी 2.4% जो जल है वो बर्फ के रूप में जमा है, और हमारे पास में उपयोग के लिए केवल कितना बचता है? 0.6%। ठीक है, तो ये बात तो थी विद्यार्थियों हमारे। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो विश्व में जल की क्या स्थिति है, तो हमारी पृथ्वी के 71% भाग पर क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, और 29% भाग पर क्या पाया जाता है? स्थल पाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर
जो टोटल हमारे पास 71% जल है, अगर हम उसको 100% मान लें तो उसमें से 97% जल वो कैसा है, खारा, यानी कि समुद्रों के अंदर है, ये हमारे किसी उपयोग का नहीं है। केवल हमारे पास में कितना उपयोग के लिए है, 3%, और इस 3% में से भी 2.4% बर्फ के रूप में जमा है, और फिर हमारे लिए बचता है 0.6%, जिसको हम घरेलू काम में भी लेंगे, नहाने धोने में भी काम में लेंगे, कृषि कार्य में भी काम में लेंगे, उद्योग धंधों में भी काम में लेंगे, सभी में काम कर लेने के लिए हमारे पास केवल 0.6% ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में कि भारत में जल संसाधनों की क्या स्थिति है और विश्व का कितना प्रतिशत यहाँ पर पाया जाता है। देखो, भारत में जल संसाधनों की अगर हम बात करें तो भारत में विश्व का, अगर हम बात करें विश्व की, तो भारत में विश्व का कितना प्रतिशत जो जनसंख्या है, कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। अगर हम बात करें भारत में धरातलीय क्षेत्र की, धरातलीय क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो लगभग कितना है विद्यार्थियों, 2.4%, यानी कि पूरे विश्व के धरातल की अगर हम बात करें, पूरे विश्व में स्थल भाग की बात करें तो उसका लगभग कितना प्रतिशत, 2.45% जो भाग है वो भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, और अगर आप भारत की जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या यहाँ पूरे विश्व की लगभग कितना प्रतिशत है विद्यार्थियों, 16% जनसंख्या है यहाँ पर। ये डाटा थोड़ा सा पुराना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे तो 2011 की जनगणना के अनुसार 17.5% है, लेकिन हमें तो डाटा ये याद रखना है क्योंकि बुक में हमें ये डाटा दे रखे हैं। तो धरातलीय क्षेत्रफल तो लगभग कितना है, 2.45%, और जनसंख्या भारत की कितनी है, पूरे विश्व की 16%, लेकिन जल संसाधन यहाँ पर केवल कितने हैं विद्यार्थियों, 4%। पूरे विश्व के जो जल संसाधन है उसका केवल कितना प्रतिशत, 4% जो जल है वो हमारे भारत के अंदर है। और जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत, 16%, और क्षेत्रफल कितना है, 2.45%। तो जनसंख्या की दृष्टि से हम देखें तो जनसंख्या ज़्यादा है, और उसके मुकाबले हम जल संसाधनों की बात करें तो जल संसाधन क्या है विद्यार्थियों, कम है, केवल कितना प्रतिशत है, 4%। ये डाटा आपको ध्यान रखना है, आपसे बोर्ड एग्जाम में छोटे प्रश्न के अंदर ये पूछ सकते हैं कि भारत में पूरे विश्व के जल संसाधनों का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है विद्यार्थियों, 4% जल है। ठीक है, फिर हम बात करें कि भाई देश के अंदर जो जल संसाधन है, पूरे वर्ष के अंदर कितना जल प्राप्त होता है भारत में, वर्षावन के रूप में या वर्षा से या फिर बर्फबारी के रूप में, किसी भी रूप में कितना जल प्राप्त होता है। तो वो डाटा क्या है विद्यार्थियों कि देश में एक वर्ष में वर्षण से प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग कितनी है, 4000 घन किलोमीटर है। ठीक है, तो एक वर्ष में वर्षण से, वर्षण का तात्पर्य भी आपको यहाँ पर पता होगा विद्यार्थियों, हमने पिछले साल सीखा था वर्षण का अर्थ। वर्षण में एक तो जल की बूंदों के रूप में होती है वर्षा, एक तो जल की बूंदों के रूप में होती है वर्षा, और दूसरा किसके रूप में होती है विद्यार्थियों, बर्फ के रूप में, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर क्या गिरती है, बर्फ गिरती है। ठीक है, तो वर्षण उन दोनों स्थितियों को क्या कहा जाता है, वर्षण कहा जाता है। तो देश में एक वर्ष में वर्षण से प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग कितनी है विद्यार्थियों, तो 4000 घन किलोमीटर है। कितनी है विद्यार्थियों, 4000 घन किलोमीटर। अब ये घन किलोमीटर के अंदर जो डाटा है ये लिया जाता है क्योंकि ये संख्या क्या है, बहुत ही बड़ी है। ठीक है, जल की बात कर रहे हैं तो 4000 घन किलोमीटर क्या है, वर्षण के रूप में जल की प्राप्ति होती है। फिर हम बात करें कि जो वर्षण के रूप में जो जल आया है उसमें धरातलीय जल और भौम जल से कितना जल हमें उपलब्ध होता है, तो धरातलीय जल के रूप में और भौम जल के रूप में हमें केवल कितना, 1869 किलोमीटर घन किलोमीटर जल हमारे लिए क्या होता है, उपलब्ध होता है। तो हमारे जो 4000 घन किलोमीटर जो जल वर्षण के रूप में प्राप्त हुआ है उसमें से हमें कितना उपलब्ध होता है विद्यार्थियों, तो 1869 घन किलोमीटर जल हमें उपलब्ध है। और इसमें से भी केवल कितना प्रतिशत, इसमें से भी केवल 60% जल का लाभदायक उपयोग किया जा सकता है। समझो थोड़ा सा, कितना जल वर्षण के रूप में प्राप्त हुआ है, 4000 घन किलोमीटर। इस 4000 घन किलोमीटर में से भी हमारे लिए कितना जल ग्राउंड वाटर के रूप में और सरफेस वाटर के रूप में कितना उपलब्ध है हमारे लिए, 1869 घन किलोमीटर है। और इस जल में से भी 1869 में से भी केवल 60% जल का लाभदायक उपयोग किया जा सकता है, यानी कि हम केवल 60% जल का ही उपयोग कर सकते हैं। अब ये जो डाटा है 1869 घन किलोमीटर,
बाकी का जो जल है वो किसके रूप में जमा है विद्यार्थियों? बर्फ के रूप में। तो बर्फ के रूप में जमा है तो वो हमारे लिए किसी प्रकार का उपयोगी नहीं है। हमारे लिए कौन सा जल उपयोगी है विद्यार्थियों? हमारे लिए वो जल उपयोगी है जो हमें धरातल से मिलता है या फिर भूमिगत, जिसको हम ट्यूबवेल से निकालते हैं, कुओं के माध्यम से निकालते हैं, वो जल हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होता है। तो वो जल की मात्रा तो क्या है? बहुत ही कम है। तो धरातलीय जल और भौम जल से कितना? 1869 घन किलोमीटर जल उपलब्ध है और इसमें से केवल 60% जल का लाभदायक उपयोग किया जा सकता है। अगर हम बात करें आगे कि देश में कुल उपयोगी जल संसाधन, देश में, हमारे देश के अंदर कुल उपयोगी जल संसाधन कितना घन किलोमीटर है विद्यार्थियों? तो 1122 घन किलोमीटर है। 60% की बात की, 1869 का 60% कितना आएगा? 1122 घन किलोमीटर। तो देश में कुल उपयोगी जल संसाधन विद्यार्थियों कितने हैं? 1122 घन किलोमीटर है। ठीक है, तो ये डाटा आपको समझ में आया होगा कि 4000 घन किलोमीटर जल की प्राप्ति होती है। जल की उपलब्धता यानी कि वर्षण के रूप में, वर्षण के रूप में हमें कितना प्राप्त होता है विद्यार्थियों? 4000 घन किलोमीटर। 4000 घन किलोमीटर हमें वर्षण के रूप में प्राप्त होता है। इस 4000 घन किलोमीटर में से केवल हमारे लिए उपलब्ध कितना है? 1869 घन किलोमीटर। 1869 घन किलोमीटर। और इसका भी केवल कितना प्रतिशत? 60% ही हमारे लिए घरेलू काम में, या 60% जल का ही लाभदायक उपयोग किया जा सकता है। और उसकी मात्रा कितनी है विद्यार्थियों? 1122 घन किलोमीटर। 1122 घन किलोमीटर जल की प्राप्ति हमारे 1122 घन किलोमीटर जल ही हमारे उपयोग के लिए होता है। ठीक है, तो ये छोटा सा जो गणित है, ये गणित बहुत हार्ड भी नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए है कि किस प्रकार से जल की हमारे पास में उपलब्धता है। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे इस बात को। आगे देखते हैं हम। इधर देखो, पहले जल कैसा संसाधन था? चक्रीय संसाधन था। और पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत भाग पर जल है भाई? 71% धरातल पानी से घिरा हुआ है। और ये 71% जो जल है, इसको अगर हम 100 मान लें तो अधिकांश जो भाग है वो किसके रूप में? आपके खारे पानी के रूप में है। लेकिन अलवणीय जल की कुल जल का लगभग कितना प्रतिशत है विद्यार्थियों? 3%। जो डाटा हमने समझा था पहले उसको देखते हैं हम, तो 3% है। और अगर हम बात करें भारत में क्या स्थिति है इसकी, तो धरातलीय क्षेत्रफल का पूरे विश्व के धरातलीय भाग का भारत में लगभग कितना है? 2.4%। जनसंख्या भारत के अंदर पूरे विश्व की कितनी रहती है? 16%। और पूरे विश्व के जल संसाधनों का भारत में कितना प्रतिशत है विद्यार्थियों? 4%। तो ये डाटा हमने सीखा है। ठीक है, आगे देखते हैं कि देश में जल संसाधनों के कौन से स्रोत हैं। तो मुख्य रूप से जल संसाधनों के कितने स्रोत हैं विद्यार्थियों? 2 स्रोत हैं। तो देश में जल संसाधनों के 2 मुख्य स्रोत हैं। कौन से 2 मुख्य स्रोत हैं विद्यार्थियों? पहला कौन सा है? धरातलीय जल, यानी कि सरफेस वाटर, जो हमें धरातल के ऊपर मिलता है वो जल। ठीक है, वो जल कौन सा है? धरातलीय जल के मुख्य स्रोत कौन से हैं? कहाँ कहाँ से मिलता है हमें धरातलीय जल? तो विद्यार्थियों आपको पता है कहाँ से मिलेगा धरातलीय जल? नदियों से मिलेगा। नदियों से क्या निकाली जाती हैं? नहरें निकाली जाती हैं। तो नदियाँ हैं, नहरें हैं, झीलें हैं, तलैया है, यानी कि छोटे छोटे जो तालाब हैं, तलैया है, तालाब है, जोहड़, तलैया में जोहड़ है, पोखर है, ये सब आ जाते हैं इसमें, तलैया के अंदर ही तालाब है छोटा। ठीक है, तो धरातलीय जल के मुख्य स्रोत कौन से हो गए विद्यार्थियों? याद रखना है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि धरातलीय जल के मुख्य स्रोत कौन से हैं, नाम लिखिए। तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर भी एक बार लिख करके बताना है कि कौन कौन से जल स्रोत हैं जो धरातलीय जल के मुख्य स्रोत हैं। तो कौन कौन से हैं विद्यार्थियों? आप कमेंट बॉक्स में भी लिखिए। नदियाँ हैं, नहरें हैं, झीलें हैं, तलैया है और तालाब है। ये सरफेस वाटर जिसको हम कहते हैं इंग्लिश के अंदर, सरफेस वाटर या धरातलीय जल के ये मुख्य स्रोत हैं। फिर हम बात करते हैं किसकी? ये तो हमें धरातल के ऊपरी भाग से जल मिलता है हमें, और एक ग्राउंड वाटर यानी कि धरातल के नीचे से हम पानी निकालते हैं। किसके माध्यम से निकालते हैं विद्यार्थियों? मुख्य स्रोत क्या हैं इसके? एक तो हो गया कुआं हो गया, और क्या हो गया? नलकूप यानी कि ट्यूबवेल, यानी कि हम बोर करवा के और उसमें से क्या निकालते हैं? मोटर डाल करके और पानी वहाँ से निकालते हैं। तो 2 प्रकार के स्रोत हैं जल संसाधनों के, 2 मुख्य स्रोत हैं। पहला कौन सा है? धरातलीय जल, और दूसरा कौन सा है? भौम जल यानी कि भूमिगत जल। भौम जल का मतलब क्या है? भूमिगत जल। तो धरातलीय जल और भूमिगत जल। ठीक है, तो 2 प्रकार के स्रोत हैं यहाँ पर। धरातलीय जल के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? नदियाँ, नहरें, झीलें, तलैया और तालाब। और भौम जल के मुख्य स्रोत कौन से हैं? कुएं और नलकूप। ठीक है, तो आपको एक सिनेरियो समझ में आया होगा जो हम अध्याय पढ़ रहे हैं, चौथा जो अध्याय है हमारा जल संसाधन,
कि विश्व में इसकी क्या स्थिति है। पहले विश्व में क्या स्थिति है, फिर भारत की स्थिति के बारे में बात की, फिर हमने ये बात की कि भाई भारत में पूरे वर्ष में, एक वर्ष के अंदर कितना जल प्राप्त होता है और उसमें से भी कितना जल हमारे लिए उपलब्ध है। ठीक है, अब ये जो जल है ये भी प्रत्येक स्थान के ऊपर तो इसका वितरण समान नहीं हो सकता है, किसी स्थान के ऊपर इसका वितरण, किसी स्थान पर जल की उपलब्धता क्या है ज़्यादा और किसी स्थान पर जल की उपलब्धता क्या है कम है। तो अब इस अध्याय के अंदर हम पढ़ेंगे हम जल संसाधनों के बारे में और इसके जो भौगोलिक जो वितरण है उसके बारे में पढ़ेंगे हम, क्षेत्रीय उपयोग और उसके संरक्षण के लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं या सरकार के स्तर पर क्या उपाय किए जा रहे हैं, लोगों के स्तर पर किस प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं, ये सारे जो चैप्टर हैं ये सब इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अब आप इसको समझ गए होंगे, आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं और बाकी की बातें हम करेंगे अभी। ठीक है विद्यार्थियों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप इसको नोट करके रखिए और एक बार इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िए और किताब के अंदर भी इसको पढ़िए ताकि आपका अच्छे से ये तैयार हो जाए।